अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं आगे की कहानी पर। सेलिम बॉक्स निकालकर जैसे ही खोलता है, वहाँ मौजूद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर 2 शादी की अंगूठियां रखी थीं। तभी तासिया अजीब सी ट्रांस में आ जाती है। वो लाश के करीब जाकर मीना का नाम पुकारती है। नाम सुनते ही मीना का मुंह खुल जाता है और उसके अंदर से एक तितली निकलकर उड़ने लगती है। इसके बाद सब लोग एक जगह बैठकर बात करने लगते हैं। फेब्री सेलिम से पूछता है, अगर मीना की लाश यहाँ है तो फिर कब्रिस्तान में किसे दफनाया गया था? सेलिम कहता है, मुझे खुद कुछ पता नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं मीना की फोटो के सामने रोज अगरबत्ती नहीं जलाऊंगा तो मेरी नाक से खून निकलने लगेगा। और हाँ, कल हम मीना को सही से दफनाएंगे, उसके बाद फोटोशूट करेंगे। लेकिन ये सुनकर लियो भड़क जाता है। मैं यहाँ किसी को दफनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ। मैं आज ही यहाँ से चला जाऊंगा, मैं इस डरावने घर में और नहीं रह सकता। तासिया अपने दोस्तों से कहती है, ये मैटर सिर्फ मेरा और सेलिम का है, तुम तीनों चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। लेकिन आर्यन कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। लियो और फेब्री चाहते थे कि मीना की लाश आज रात ही दफना दी जाए, लेकिन सेलिम मना कर देता है क्योंकि रात में दफन करना अशुभ होता है। ये सुनकर लियो गुस्से में कहता है, भाड़ में जाओ सबके सब, और अपना बैग लेकर बाहर निकलने लगता है। फेब्री उसका रास्ता रोककर कहता है, रुक, मुझे तासिया की बहुत चिंता हो रही है। ये सुनकर लियो गुस्से में कहता है, तासिया किसी और से शादी कर रही है और तू अब भी उसका नाम जप रहा है, पागल है तू। इतना कहकर वो निकल जाता है। फेब्री भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। अचानक कैमरा मीना की लाश पर जाता है और हम देखते हैं उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिल रही हैं। मतलब मीना की लाश अभी भी जिंदा थी। अगली सुबह तासिया सेलिम के बताए रीति रिवाज के मुताबिक फोटो के सामने जाकर अगरबत्ती जलाकर प्रेयर करती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो होश में नहीं है। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है, अगरबत्ती साइड में रखती है और गुनगुनाने लगती है मीना वाला वही डरावना गाना। तभी आर्यन वहाँ आती है और जोर से चिल्लाती है। आवाज सुनकर तासिया होश में आ जाती है और देखती है उसके बगल में मीना की लाश पड़ी है और अगरबत्ती उसने उसी लाश के हाथ में पकड़ा दी थी। ये देखकर तासिया जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद सब मिलकर कब्रिस्तान में मीना की असली कब्र खोदने लगते हैं। अंदर से एक कॉफिन निकलता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कॉफिन खाली था, इसलिए उसी कॉफिन में मीना की लाश रख दी जाती है और उसके हाथ में वो बॉक्स भी रख दिया जाता है। दफन खत्म होने के बाद आर्यन जब नहाकर आती है तो वो देखती है कि घर के चारों ओर अजीब सी सुंदर फूलों के पौधे उगाए हैं। तभी उसे तासिया के गाने की आवाज सुनाई देती है। वो कमरे में जाती है जहाँ तासिया मीना के कमरे में उसकी फोटो के सामने अजीब तरीके से खड़ी है। आर्यन बार बार उसका नाम लेकर होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन तासिया बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। तब आर्यन अगरबत्ती के पैकेट पर लिखे गांव के मंदिर का एड्रेस देखती है और वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात कौन नाम के एक आदमी से होती है। आर्यन उसे सब कुछ बताती है। कौन कहता है, मैं समझ सकता हूँ, उस घर में एक ऐसी ताकत है जो दुख से पैदा हुई है। सेलिम और तासिया की हालत मेरे लिए भी नई है, मैंने ऐसा केस कभी हैंडल नहीं किया, लेकिन हमारे पूर्वज इस तरह की ताकतों को एक खास रिचुअल से रोकते थे। मैं पहली बार वही रिचुअल करने की कोशिश करूंगा। उधर तासिया पेड़ के नीचे फेब्री के साथ बैठी होती है। फेब्री सीधे तासिया से कहता है, चल मेरे साथ यहाँ से सेलिम को छोड़ दे। ये सुनकर तासिया गुस्से में फट पड़ती है। मैं सिर्फ सेलिम की हूँ और हमेशा उसी की ही रहूंगी, फेब्री ने समझाने की कोशिश की। सब जानने के बाद भी एक ऐसा लड़का जिसने तुझसे अपनी फैमिली की सच्चाई छुपाई, जिसने तुझे धोखा दिया, जिसकी फैमिली की हालत देखकर साफ है वो खुद भी ज्यादा नहीं जिएगा। तासिया की आंखों में आंसू थे। तब भी वो कहती है, अगर सेलिम को अपनी फैमिली के लिए मरना भी पड़े तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी, लेकिन उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। उनकी ये बात खिड़की से सेलिम सुन लेता है और उसी पल नाक से भी खून बहने लगा। इधर फेब्री ने जबरदस्ती तासिया को किस करने की कोशिश की, लेकिन तासिया भड़क गई, उसे धक्का देकर गिरा दिया और बोली, तू लाख कोशिश कर ले, सेलिम की जगह कभी नहीं ले सकता। उसी शाम सेलिम मीना की कब्र के सामने अगरबत्ती जलाकर प्रेयर कर रहा था। तभी तासिया वहाँ आई तो सेलिम ने खुद को संभालते हुए कहा, तू यहाँ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, हमारी शादी भी नहीं हुई, तू अब भी इस रिश्ते से बंधी नहीं है, जा फेब्री के साथ नई जिंदगी शुरू कर ले। ये सुनकर तासिया का खून खौल उठता है। मैंने कभी भी तेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं, तेरे बिना मैं तो एक दिन भी नहीं रह सकती, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तू शहर जाकर मेरे साथ रहे और फिर मर जाए। मैं तेरे साथ कहीं भी रह लूंगी। सेलिम पर चिल्लाते हुए वो वहाँ से घर चली जाती है। कमरे में आईना के सामने बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर उस तितली वाले हेयरपिन पर पड़ती है। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक तितली उसके पास आ जाती है और फिर
उसके सामने फूलों से सजा एक रास्ता बन जाता है। वो वही फूल थे जो हमने मीना की लाश के ऊपर देखे थे। उस रास्ते पर चलती हुई तासिया एक अजीब सी कोठरी में पहुंचती है, जहां अंदर 2 बड़े बड़े दूल्हे और दुल्हन के पुतले खड़े थे। उनके पीछे एक तस्वीर थी जो लाल कपड़े से ढकी हुई थी। जैसे ही तासिया ने कपड़ा हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने ऐसा मंजर देखा जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। उसमें मीना एंड भानु की तस्वीर थी और भानु हूबहू सेलिम जैसा दिख रहा था। ये देखकर तासिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो भागकर कमरे के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। पीछे मुड़ते ही तासिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक ऐसे कमरे में थी जो बिल्कुल नई दुल्हन और दूल्हे के लिए सजाया गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। वो जैसी ही पलटकर देखती है तो उसका कलेजा जम जाता है, क्योंकि मीना उल्टी होकर छत पर चलते हुए उसकी तरफ आ रही थी। ये देखकर तासिया डर के मारे नीचे गिर जाती है और तभी मीना के हाथ से एक बूंद खून टपककर तासिया की आंख में गिर जाता है, जिससे पल भर में तासिया पहुंच जाती है साल 1943 में, जहां कुछ ही दिनों बाद भानु और मीना की शादी होने वाली थी। भानु अपने हाथों से बनाकर एक छोटा सा तोहफा लेकर आया था, वही तितली वाला हेयर पिन। हेयर पिन देते हुए भानु ने मुस्कुराकर कहा, अगले जन्म में हम दोनों तितलियां बनकर आसमान में साथ उड़ेंगे। ये सुनकर मीना की आंखें भर आईं। भानु ने प्यार से वो हेयर पिन मीना के बालों में लगा दिया। अब सीन शादी वाले दिन का आता है, जहां अचानक बंदूकें ताने सैनिक अंदर घुस आते हैं। ये वो दौर था जब इंडोनेशिया आजाद नहीं था और सैनिक बेरहमी से वहां मौजूद लोगों को मार रहे थे। भानु जो खुद एक फ्रीडम फाइटर था, वो मीना और अपनी माँ को छुपा देता है, लेकिन खुद पकड़ा जाता है। आखिरी सांस तक वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है और फिर मीना की आंखों के सामने ही भानु को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। तासिया भी ये दर्द ऐसे महसूस कर रही थी जैसे सब उसके साथ हो रहा हो। मीना अपने शादी के दिन अपने प्यार को खोकर पूरी तरह टूट जाती है और शादी वाले पलंग पर बैठकर वही तितली वाला हेयर पिन हाथ में लिए धीरे धीरे वही गाना गा रही थी। फिर रोते रोते अचानक उस हेयर पिन को अपने गले में घोंप लेती है। उसकी माँ जब भागकर कमरे में आई और अपनी बेटी की लाश देखकर चीखने लगी। ये दृश्य तासिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी मीना की तरह वही गाना गाने लगती है और हेयर पिन अपने गले में घोंपने ही वाली थी कि तभी सेलिम दौड़कर आता है और उसे होश में ले आता है। होश आते ही तासिया जोर जोर से रोने लगती है, जैसे मीना का हर दर्द उसके अंदर उतर गया हो। उसने जल्दी से सेलिम से पूछा, इस गाने का मतलब क्या है? तब सेलिम ने बताया, इस गाने में 2 तितलियों की कहानी है जो हमेशा साथ उड़ती है। एक जाती है तो दूसरी भी पीछे पीछे चली जाती है। इससे तासिया तुरंत समझ गई कि मीना की आत्मा अभी भी भानु को ढूंढ रही है, उससे मिलने की अधूरी चाह लिए भटक रही है। तासिया ने ये पूरी बात फेब्री को बताई, लेकिन फेब्री को शक था कि ये सब सेलिम की कोई चाल है। शायद मीना की लाश दफन करने के बाद वो कुछ और कर रहा है। तभी आर्यन वहाँ कौन को लेकर आ जाती है। कौन बताता है हमें मीना की आत्मा से बचने और उसे मुक्त करने के लिए एक खास रिचुअल करना होगा, यानी मीना की आत्मा की शादी करवाना, ताकि उसे शांति मिल सके। और ये करने के 2 तरीके हैं। पहला, आत्मा की शादी आत्मा से कराना और इन दोनों आत्माओं का एक दूसरे से प्यार होना जरूरी है। दूसरा तरीका, उस आत्मा की शादी किसी इंसान से कराना। ये सुनकर फेब्री हंसकर कहता है, भला इस बात पर कौन राजी होगा? तब कौन कहता है, पुराने जमाने में बहुत लोग राजी हो जाते थे जमीन जायदाद के लालच में। जैसे अगर किसी माँ बाप का इकलौता बेटा शादी से पहले ही मर जाए तो उस हालात में अगर कोई लड़की उसकी आत्मा से शादी करती है तो सारी संपत्ति उसी लड़की के नाम हो जाती और उसके बाद वो लड़की चाहती तो किसी और से भी शादी कर सकती थी। अब ये सब खुद मिलकर रिचुअल की तैयारी करने लगते हैं, जिसमें फेब्री की बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उल्टा वो हर चीज से चिढ़ रहा था। अब रिचुअल शुरू होता है। सामने 2 कुर्सियों पर 2 गुड़ियां रखी होती हैं। इन्हीं गुड़ियों की मदद से भानु और मीना की आत्मा को यहाँ बुलाया जाएगा। रिचुअल के बीच में फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है और कुछ देर बाद उन गुड़ियों की आंखों से खून टपकने लगता है। मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और ऊपर की छत में दरार पड़ जाती है। ये देख सब हैरान रह जाते हैं। तासिया जब पूछती हैं तो कौन कहता है, मीना की आत्मा तो आ गई है लेकिन भानु की आत्मा का पता नहीं चल रहा। इसके लिए उन्हें पता करना होगा कि भानु को कहाँ दफनाया गया था। तासिया कहती हैं, जापानी सिपाहियों ने भानु के शरीर को कहीं फेंक दिया था। तब कौन समझ जाता है कि भानु की आत्मा क्यों नहीं मिल रही और इतने सालों में मीना की आत्मा भी भानु को क्यों नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि उसे कभी दफनाया ही नहीं गया था। अब भानु को ढूंढने के लिए उसकी कोई चीज चाहिए। तासिया पूछती है, अगर उसकी शादी की अंगूठी हो तो चलेगा? कौन कहता है, हाँ चलेगा, और साथ ही बताता है कि एक डरावना रिचुअल करना पड़ेगा जिसमें उनमें से किसी एक को आत्माओं की दुनिया में जाना होगा और वहाँ से भानु की आत्मा को लाना होगा।
ये सुनते ही तासिया कहती है, मैं जाऊंगी, लेकिन सेलिम और आर्यन किसी हाल में उसे जाने नहीं देना चाहते। वो दोनों बहस करने लगते हैं कि उनमें से कोई एक जाएगा। तब तासिया पूछती है, क्या तुम दोनों में से कोई जानता है कि भानु कैसा दिखता था? ये सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से सिर्फ तासिया ने ही भानु को देखा था। इसलिए तय होता है कि तासिया ही जाएगी आत्माओं की दुनिया में। सेलिम उसके लिए बहुत परेशान था, लेकिन तासिया उसे समझा लेती है। कौन कहता है जब तासिया आत्माओं की दुनिया में जाएगी तो बाकी तीनों को भी काम है यहाँ। आर्यन को जिम्मा दिया जाता है कि वो अपनी भाषा में सेलिम के पूर्वजों के लिए अगरबत्ती जलाकर उनसे मदद मांगे, ताकि ये रिचुअल सही से पूरा हो सके। उसी समय सलीम और फेब्री मीना को जहाँ दफनाया गया था वहाँ खुदाई करेंगे और वहाँ से मीना की लाश और वो शादी की अंगूठी निकालेंगे। ये दोनों चीजें इस शादी के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ कौन तासिया को समझा रहा था कि वो आत्माओं की दुनिया में भानु को कैसे ढूंढ पाएगी। उसे याद रखना होगा कि वहाँ किसी को उसका नाम नहीं पता है, और अगर कोई आत्मा उसका नाम पुकारे तो उसे पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। उसे बस भानु को पुकारते रहना है, और जैसे ही भानु मिल जाए एक हाथ से भानु के हाथ को छूना है और दूसरे हाथ से कागज को जला देना है। ऐसा करते ही तासिया भानु की आत्मा को लेकर वापस इस दुनिया में आ जाएगी। अब एक तरफ रिचुअल शुरू हो चुका था एंड दूसरी तरफ सेलिम और फेब्री उस जमीन की खुदाई करते हुए कॉफिन तक पहुंच गए थे। आराम करते समय फेब्री कहता है कि वो ये सब सिर्फ तासिया के लिए कर रहा है। सेलिम कहता है कि मुझे सब पता है और मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी, और हाँ, तू मेरी तासिया से दूर रह। ये सुनते ही फेब्री का दिमाग सटक जाता है और सेलिम के सिर पर फावड़ा दे मारता है, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। उधर तासिया आत्माओं की दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहाँ वो एक डरावनी आत्मा को देखकर घबरा गई और समझ गई कि वो सच में आत्माओं की दुनिया में आ चुकी है, जहाँ चारों ओर ढेर सारी बेचैन आत्माएं थीं। इनमें से कुछ आत्माएं उसका नाम लेकर पुकार रही थीं, और तासिया समझ गई कि इनके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। वो डरते डरते जोर से भानु को पुकारने लगी। दूसरी ओर फेब्री आर्यन के पास जाता है और कहता है कि ये सारी पूजा पाठ बंद करो। सेलिम हमें मुसीबत में छोड़कर भाग गया है। मैं तासिया को लाने जा रहा हूँ और फिर हम तीनों यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन आर्यन को फेब्री की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो कब्रिस्तान चली गई। वहाँ उसने सेलिम को बेहोश देखा और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। उधर आत्माओं की दुनिया में तासिया ने अपने सामने एक कॉफिन देखा जिसके अंदर सेलिम था। सेलिम ने उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन तासिया समझ गई कि ये आत्माओं का धोखा है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और भानु को पुकारती रही। इधर असली दुनिया में उसी समय फेब्री रिचुअल वाले कमरे में पहुंच जाता है और कौन से कहता है कि मैं तासिया को लेने आया हूँ, लेकिन कौन मना कर देता है। तब फेब्री ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे कौन गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर जाता है। फेब्री तासिया को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, तभी घायल सेलिम वहाँ आ गया और फेब्री के सिर पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया। लेकिन सेलिम के बुलाने से भी तासिया को होश नहीं आया। वो अब भी आत्माओं की दुनिया में थी। उसके सामने मीना का कॉफिन था और जैसे ही वो वहाँ पहुंची, उसके पीछे खड़ी सारी आत्माएं गायब हो गईं। तासिया वहीं बैठकर मीना वाला वही गाना गाने लगी। मीना का गाना सुनते ही दरवाजा खुला और अंदर भानु की आत्मा आ गई। उसे देखकर तासिया बहुत खुश हुई और उसके पास जाकर उसके सामने ही उस कागज को जला दिया। भानु की आत्मा भी समझ गई कि तासिया उसे लेने आई है। जैसे ही कागज जलकर खत्म हुआ, तासिया असली दुनिया में वापस आ गई। होश में आते ही उसने कौन की लाश देखी और हैरान रह गई। वो डर गई कि कौन की ये हालत कैसे हुई। तभी उसे खून के निशान दिखे, जैसे किसी को मारकर यहाँ से घसीट कर ले जाया गया हो। निशान का पीछा करते करते वो रिचुअल वाली जगह पर पहुंची, जहाँ उसने देखा कि सेलिम ने फेब्री को भानु की कुर्सी पर बैठा रखा है। असल में सेलिम फेब्री की शादी मीना से करवाना चाहता था, लेकिन तासिया उसे रोकने लगी। उसका कहना था कि मीना भानु से शादी करना चाहती थी एंड इसके लिए उसने अपनी जान तक दे दी थी, तो फिर इतने साल बाद उसकी शादी किसी और से क्यों करवाई जाए। लेकिन सेलिम की भी मजबूरी थी, क्योंकि जिस रिचुअल से शादी होनी थी उसमें अब कौन जिंदा नहीं था, और ये रिचुअल पूरा करने के लिए एक इंसान और एक लाश चाहिए थी। इसीलिए उसके हिसाब से यही आखिरी तरीका था। मगर तासिया किसी भी हालत में ये नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके हिसाब से ये मीना के साथ धोखा होगा। सेलिम समझ नहीं पा रहा था कि वो तासिया को कैसे मनाए। तभी तासिया ने ऊपर देखा, जहाँ एक तितली छत के पास उड़ रही थी। तितली को देखते ही तासिया के अंदर जैसे कुछ बदल गया। उसी समय फेब्री को भी होश आ गया, लेकिन सेलिम ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसका फायदा उठाकर फेब्री ने पीछे से कुर्सी उठाकर सेलिम के सिर पर दे मारी, फिर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई और किसी के चीखने की आवाज आई। फेब्री घबरा गया और वहाँ रखी एक मोमबत्ती उठाकर कमरे से बाहर आ गया, लेकिन जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए।
छत पर उल्टा चलते हुए तासिया उसकी तरफ आ रही थी। तासिया ने फेब्री को धन्यवाद कहा। ये सुनकर फेब्री डर के मारे कांपने लगा। तभी उसके पीछे सेलिम भी खड़ा हो गया, लेकिन वो भी सामान्य नहीं था। उसने फेब्री से उसकी शादी की अंगूठी मांगी। तब हमें समझ आता है कि सेलिम के अंदर भानु की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि भानु की अंगूठी सेलिम ने फेब्री के हाथ में पहना दी थी जब फेब्री बेहोश था, और उसी के साथ चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद एरन पुलिस को लेकर वहाँ आती है। वहाँ उसने देखा कि फेब्री मरा पड़ा है, और तो और तासिया और सेलिम भी कहीं नहीं है। बस वहाँ सिर्फ 2 तितलियां थीं जो साथ साथ उड़ रही थीं। दूसरी तरफ उसी समय एक सुनसान अंधेरी सड़क पर हम तासिया और सेलिम को देखते हैं, लेकिन उनके शरीर में अब वो खुद नहीं थे। तासिया के शरीर में मीना और सेलिम के शरीर में भानु था, और इस तरह गुनगुनाते हुए गाना गाते गाते दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। सालों बाद आखिरकार दोनों एक हो गए, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। कहानी का अंत काफी कंफ्यूजिंग था, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है ये कहानी हैप्पी एंडिंग थी या सैड एंडिंग? क्या आप भानु और मीना के मिलन से खुश हुए या सेलिम और तासिया के लिए दुखी हुए? ये इंडोनेशियन कहानी थोड़ी अलग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।